नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। सीएम धामी की खेती किसानी पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने बयानबाजी तेज। हरीश रावत बोले मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी से सीख ली। पंचायत चुनाव में जरूरत पड़ी तो हेलीकॉप्टर से पहुंचाई जाएगी पोलिंग पार्टियां। मानसून के कारण कई जगह पर सड़कें बंद। उत्तराखंड में राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड में फर्जीवाड़ा आया सामने। सत्यापन अभियान ने पकड़ा जोर, हो सकता है बड़ा खुलासा। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को अगले महीने सस्ता मिलेगा बिल। यूपीसीएल ने एफटीपीसीए के तहत 81 पैसे प्रति यूनिट तक छूट दी। कैंची नाम जाने वाले पर्यटकों को जल्द मिलेगी सौगात। बाईपास पर 10.28 करोड़ से बनेगा 75 मीटर लंबा पुल। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। भूस्खलन और मलबा आने से यात्रा हो रही प्रभावित। यमुनोत्री हाईवे हुआ बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। डोईवाला से इस वक्त की बड़ी खबर। गन्ना विकास समिति के चुनाव में इस बार इतिहास रच गया है। पहली बार महिला आरक्षित अध्यक्ष पद पर कांग्रेस समर्थित ओमवती पाल ने जीत दर्ज की है। डोईवाला की गन्ना विकास समिति के चुनाव में कांग्रेस समर्थित दोनों प्रत्याशियों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने जीत दर्ज की। ओमवती पाल ने अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया है, जो इस बार महिलाओं के लिए आरक्षित था। देश में आजादी के बाद पहली बार किसान राजनीति में किसी महिला को अध्यक्ष पद मिला है। यह महिला सशक्तिकरण और किसानों की राजनीति में एक बड़ा कदम है। वहीं कांग्रेस समर्थकों ने जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी और ढोल नगाड़ों के साथ जश्न भी मनाया है। गौरतलब है कि गन्ना विकास समिति किसानों की समस्याओं और उनके हितों की रक्षा के लिए अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में एक महिला का अध्यक्ष बनना क्षेत्र के लिए एक नई दिशा की ओर संकेत देता है। एक महीने से जो गन्ना समिति के चुनाव चल रहे थे, आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में इस चुनाव संपन्न हुए और जो किसानों ने पहले की भांति कांग्रेस पर विश्वास जताया, ये सीट जो डोईवाला की गन्ना समिति हमेशा कांग्रेस के पास रही है। और जो यहाँ के किसान हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि उनके संघर्ष में कांग्रेस के साथी हमेशा खड़े रहते हैं। आज मुझे खुशी है कि 1939 के बाद जो हमारी गन्ना समिति बनी है, उसके इतिहास में पहली बार एक महिला नेत्री यानी महिला अध्यक्ष के रूप में हमें मिली है। प्रथम जो प्राथमिकता रहेगी वो यही रहेगी कि किसानों की समस्याओं को खत्म किया जाए। या पर्चियों में कोई दिक्कत आती है या और किसी तरह की भी किसानों से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी, उसका निस्तारण करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। जी धन्यवाद। हरिद्वार से लेकर शिवालयों तक कांवड़ यात्रा चल रही है, लेकिन अब इस आस्था की डोरी पर सवाल उठ खड़े हैं। होटल ढाबों पर पहचान अभियान चलाने के बाद अब स्वामी यशवीर महाराज ने कांवड़ निर्माण पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हमारी आस्था का प्रतीक कांवड़ कहीं पवित्रता से समझौता तो नहीं कर रहा? क्या जो कांवड़ हम शिव तक पहुंचाते हैं वो सही हाथों से बनकर आ रही है? हरिद्वार में कांवड़ मार्ग पर स्वामी यशवीर महाराज का पहचान अभियान अब एक नई दिशा में बढ़ चुका है। होटल ढाबों पर नेम प्लेट की मुहिम के बाद अब उन्होंने कांवड़ निर्माण पर भी सवाल उठाए हैं। स्वामी यशवीर का तर्क है कि जो लोग मांसाहार करते हैं, गोहत्या में शामिल रहे हैं, धर्म विशेष की भावनाओं का सम्मान नहीं करते, वो कांवड़ की शुद्धता को कैसे बनाए रख सकते हैं? वो अगर नहीं बनाते हैं तो उसको जो है कांवड़ नहीं बेचना चाहिए। ये पहली बात प्रतिबंध लगाना चाहिए। कांवड़ जो ये मतलब मुस्लिम अगर बनाता है तो उसको बनाना नहीं चाहिए। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को इसको मतलब इसके बारे में जांच करनी चाहिए और उसके बाद में मतलब जो अपराध 25 साल हो गए, अब तक के कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ, ना कोई ऐसा व्यवहार हुआ कि हिंदू मुस्लिम वाला। हमें यहाँ से 25 साल हो गए कांवड़ बनाते हुए, ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ आज तक। किस तरीके की आस्था आप लोगों की रहती है? भाईबंदी की है सब, भाईबंदी की। हमारे यहाँ बोले भी आते हैं, वो उनके अंदर भी विवाद ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम वाला क्या मुसलमान से कावड़ खरीद रहे हैं या हिंदू ले रहा है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे बोले भी सब ऐसे अच्छे हैं, हमारे कोई ऐसा बोला कोई खराब नहीं। राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं है। राजनीति है, भाईबंदी जो है वो भाईबंदी है। हरिद्वार से कावड़ लाने वाले सभी शिव भक्तों से मुझे एक बात कहनी है, एक जानकारी देनी है कि जो सनातन धर्म के लोगों के भोजन में
थूकने मूत्र करने वाला जिहादी गैंग है। इस जिहादी गैंग के ही भाई 90% हरिद्वार के अंदर कावड़ बनाते हैं। जो सनातन धर्म के लोगों के भोजन में थूकने मूत्र करने जैसा षड्यंत्र करते हैं, भोजन को अशुद्ध करके सनातन धर्म के लोगों को परोसते हैं। चाहे गंदी नालियों के भोजन, गंदी नालियों के पानी में भोजन बनाना हो, खिचड़ी बनानी हो या सब्जी फलों पर डालना हो। महाराष्ट्र में चल रही भाषा विवाद पर योग गुरु बाबा रामदेव ने सहमत और संतुलित संदेश देते हुए कहा कि देश में बोली जाने वाली सभी भाषाएं गौरव का प्रतीक है और उनका सम्मान समान रूप से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाषा, जाति, लिंग, समुदाय के नाम पर विभाजन करना राष्ट्रीय हिंदू एकता को कमजोर करता है। इसलिए हर भारतवासी को एकजुट होकर देश की अखंडता को मजबूत करना चाहिए। कांवड़ यात्रा पर बात करते हुए बाबा रामदेव ने मुस्लिम समुदाय से अपील की कि अगर वो शिव भक्तों की सेवा कर रहे हैं तो अपनी पहचान छिपाने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने शिव भक्तों से भी आग्रह किया कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा या मारपीट न करें, पूरी श्रद्धा व संयम के साथ आचरण करें। खासतौर पर कहा कि भक्ति की इस यात्रा में नशे से दूर रहना चाहिए, तभी सच्ची आस्था कहलाएगी। की बात कहूँगा, कावड़ जो लेकर के जाते हैं वो भगवान शिव के उद्देश्य है और भगवान शिव पवित्रता के और हमारे सनातन के सबसे बड़े गौरव, वो आदि योगी। इसलिए शिव भक्तों को संयम का और धैर्य का परिचय देना चाहिए। और कुछ लोग यदि किसी को बीड़ी, सिगरेट, शराब, कोई नशा, भांग आदि खाने की भी यदि किसी को आदत है तो जब इस बार कावड़ लेकर के जाएं तो भगवान भोलेनाथ शिव को अपने सारे व्यसन अर्पित कर दें। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में देवभूमि राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार 2025 का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने समारोह में शिरकत की और देश भर से आए 108 समाज सेवियों को उनके उत्कृष्ट सामाजिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आयोजक अतुल शर्मा ने कहा कि सम्मान उन सभी लोगों को समर्पित है जो निस्वार्थ भाव से समाज, शिक्षा, मानवाधिकार और समानता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुरस्कार समाज के वंचित वर्गों के लिए समर्पण और सेवा भावना का प्रतीक है। समारोह में विभिन्न राज्यों से आए शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य अतिथियों ने सम्मानित व्यक्तियों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। कार्यक्रम के अंत में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और सम्मान पत्र वितरण के साथ आयोजन का समापन भी हुआ। हो गया, AI यूज़ हो गया, AI हो गया, OSINT हो गया, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस नेटवर्क, उसका भी यूज़ करते हैं। पहले तो नॉर्मल डिटेक्शन होती थी, सिर्फ पीछा कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो भी एक लेवल तक सही भी था, नहीं भी था। बट अब तो टेक्निकली जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है डिटेक्टिव नेटवर्क, तो हम AI वगैरह का यूज़ करके इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। इससे जितने भी अवार्डीज आए उनको प्रोत्साहित करना था, उनका उत्साह बढ़ाना था कि अगर उन्हें सम्मानित करेंगे तो अपने क्षेत्र में जितने उन्होंने कार्य किए हैं उससे कई गुना ज़्यादा प्रोत्साहन से वो उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और जो क्षेत्र की बात आती है, एनी इंडिविजुअल इन एनी स्पेसिफिक कैपेसिटी, सोशल वर्क के लिए हमने अवार्ड दिया, NGO को दिया, जो इंजीनियर्स हैं उनको दिया, कंपनी के CEOs, एस्ट्रोलॉजर, विभिन्न प्रकार की जितनी भी कैटेगरी हो सके, इवन डॉक्टर्स, उन सबको हमने यहाँ सम्मानित किया। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिफॉर्म्स एंड हायर एजुकेशन गाजियाबाद NGO और जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया की स्टेट चैप्टर है उत्तराखंड का, इन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में
देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो अपने अपने क्षेत्रों में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करने वाले लोगों को अवार्ड करने का यहाँ पे करीबन 108 लोगों को अवार्ड किया गया। और जो विभिन्न क्षेत्रों में थे, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी में था, मेडिकल सेक्टर में है, योगा सेक्टर में है, म्यूजिक सेक्टर में है, सोशल वर्कर के उसमें है, कोचिंग क्लासेज में है, तो तमाम क्षेत्र के लोगों को बाकायदा चुनने के बाद पुरस्कृत किया गया। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है और मैं इसके लिए साधुवाद देता हूँ। अगली खबर देहरादून से है, जहां इस महीने 11 तारीख से कांवड़ यात्रा की शुरुआत उत्तराखंड में हो जाएगी। यात्रा को सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देशित किया है। खासतौर पर सुरक्षा को लेकर एसडीआरएफ की बात करें तो इस विभाग की एक अहम भूमिका कांवड़ यात्रा के दौरान बन जाती है। एसडीआरएफ कमांडेंट अर्पण यदुवंशी ने जानकारी देते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों की सुरक्षा के दृष्टिगत हरिद्वार जिले में 6 स्थानों पर 7 सब टीमों की तैनाती की जाएगी, जो कि सुरक्षा के उपकरणों से लैस होंगी। यात्रा के दौरान किसी प्रकार की अनहोनी न हो, इसके लिए एसडीआरएफ के द्वारा तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। देखिए, कांवड़ यात्रा को लेके एसडीआरएफ की तैयारी पूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है कि जो कांवड़ यात्रा है इस बार जो है सुगम और सुव्यवस्थित रहे और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सुरक्षित रहे। तो इस बार जो हमारी टीम है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे रहेंगी। हमारा कंट्रोल रूम भी 24/7 एक्टिव है और इस साल जो है 6 स्थानों पर कांवड़ यात्रा के दौरान हम 7 सब टीम जो है तैनात करेंगे कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए। ये जो ड्यूटी का स्थान है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें कांगड़ा घाट पुल हरिद्वार, बैरागी कैंप घाट हरिद्वार, प्रेमनगर आश्रम घाट हरिद्वार, नाव घाट राम झूला ऋषिकेश और नीलकंठ मंदिर ड्यूटी पे और एक ढालवाला पे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं कोटद्वार से बड़ी जानकारी, जहां महेंद्र भट्ट को भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। वहीं कोटद्वार भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला महामंत्री ताजुद्दीन इदरसी ने महेंद्र भट्ट को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने पर मीडिया से बात करते हुए कहा, महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में उत्तराखंड में भाजपा आगामी पंचायत चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश और केंद्रीय भाजपा आलाकमान ने महेंद्र भट्ट जी को जिम्मेदारी दी है, वो उसका बखूबी निर्वहन करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को इस बात की बधाई देना चाहूँगा कि हमारे बीच के महेंद्र भट्ट जी को दोबारा मौका दिया है। और महेंद्र भट्ट जी ही एक ऐसे नेता हैं जो अपने बूथ स्तर के नेताओं का भी वही सम्मान करते हैं जो सम्मान वो अपने बड़े नेताओं का करते हैं। मैं भी कई बार उनसे मिला हूँ तो मुझे भी महसूस हुआ है कि वो अपने छोटे कार्यकर्ताओं को अच्छा सम्मान देते हैं, सबको एक तरीके से देखते हैं। इसीलिए जो है महेंद्र भट्ट जी बहुत बेहतर उत्तराखंड के लिए साबित होंगे और आने वाले जो पंचायत चुनाव हैं उसमें ही भाजपा बहुत अच्छी विजय लेगी और माननीय महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में हम 2027 का चुनाव भी पूर्ण बहुमत से जीतेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड में मानसून सीजन हर साल बड़ी चुनौतियां साथ लेकर आता है। इस बार सरकार के लिए चुनौती दोगुनी हो गई है। इस बार मानसून सीजन के बीच पंचायत के चुनाव होने हैं। उत्तराखंड में 2 जुलाई से पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई थी। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 31 जुलाई को चुनाव परिणाम के साथ खत्म होगी। जुलाई माह का ये पूरा महीना उत्तराखंड में मानसून सीजन के पीक टाइम का माना जाता है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग के लिए कितना बड़ा टास्क है। आपदा प्रबंधन के मुताबिक उत्तराखंड मौसम और प्राकृतिक आपदा से आने वाली किसी भी तरह की विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां अब धीरे धीरे अपने चरम की ओर हैं। एक तरफ जहां पूरे प्रदेश में मानसून सीजन रफ्तार पकड़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पंचायत चुनाव का जोश भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बुधवार देर शाम भारतीय जनता पार्टी ने अपने पंचायत में समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है।
साथ ही कांग्रेस ने भी समर्थित प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन बीजेपी ने जिला पंचायत की 358 में से 319 सीटों पर ही अपने समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा की है और 39 सीटों को छोड़ दिया है, यानी यहाँ पर समर्थित प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। बीजेपी द्वारा सूची जारी होने के बाद जब कई सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई तो क्षेत्र के लोगों में असमंजस का माहौल बना हुआ है और लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन बीजेपी ने इसे अपनी राजनीतिक स्ट्रेटजी बताया है। दरअसल प्रदेश में मौजूद जिला पंचायत की 358 सीटों में से 39 सीट बीजेपी के लिए इसलिए सर का दर्द बनी हुई है क्योंकि यहाँ पर भाजपा के एक नहीं कई दावेदार मैदान में डटे हुए थे। आपको बता दें कि कई सीटों पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई। कई सीटों पर नहीं बीजेपी प्रत्याशी। चमोली में 5 सीट, सैंजी, पिलंग, रानो, विनायक, हॉट कल्याणी। पौड़ी में 4 सीट, बमराड़ी, बीरोंखाल, बधेड़ थलीसरैण, टीला थलीसरैण, भरनौ थलीसरैण। पिथौरागढ़ 1 सीट, लेलू प्रथम, बागेश्वर 1 सीट, पिंगलों। देहरादून ग्रामीण 2 सीट, डाक पत्थर द्वितीय, एटनबाग। टिहरी में 4 सीट, बंगलो की कांडी, हरियाणा, पलेडी, डोडरियाल, बैरोल। ऋषिकेश में 1 सीट, साहबनगर। उत्तरकाशी में 9 सीट, डुंडा, जेमर, फोल्ड, पुजारगांव, न्यू गांव, गेमला, भंडार रस्यू, गडोली, बड़गांव, हुडोली, कोटगांव, जखोल, नानई। चंपावत में 2 सीट, धुरा, कानीकोट। रानीखेत में 4 सीट, ईडा, इकरोला, मोहनरी, पिलखोली। उधम सिंह नगर में 1 सीट, भंगा। नैनीताल में 5 सीट, ककोड़, बडोन, सूपी, चापड़, बज्जी बंगर। 7 जुलाई से 9 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 10 और 11 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नाम वापसी की तारीख रखी गई है। 2 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव होंगे। पहले चरण के चुनाव चिन्ह का आवंटन 14 जुलाई को किया जाएगा। पहले चरण का मतदान 24 जुलाई को होगा। दूसरे चरण के लिए चुनाव चिन्ह का आवंटन 18 जुलाई को किया जाएगा। दूसरे चरण का मतदान 28 जुलाई को होगा। दोनों चरणों के चुनाव की मतगणना एक साथ 31 जुलाई को होगी। टिहरी गढ़वाल के धनोल्टी विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाली बंगलो की कांडी सीट की बात करें तो भाजपा को यहां पर सीट खाली छोड़नी पड़ी क्योंकि बीजेपी के कई मजबूत कार्यकर्ता यहां पर एक साथ मैदान पर चुनाव लड़ने के लिए डटे हुए थे। टिहरी गढ़वाल की जिला पंचायत सीट बंगलो की कांडी सीट पर अलमास गांव से अर्चना पवार, रोतू की बली से नीतू रावत और कैपंटी से सीता पवार ऐसे 3 टॉप कैंडिडेट थे जो कि बीजेपी की टिकट की दौड़ में सबसे आगे थे। ये टॉप 3 दावेदार भाजपा के पुराने कार्यकर्ता और बीजेपी की इंटरनल सर्वे में भी एक दूसरे को बराबर टक्कर दे रहे थे। यही नहीं, इन तीनों के अलावा भाजपा के दावेदारों की लिस्ट इस सीट पर काफी लंबी थी। लिहाजा पार्टी ने पूरी कसरत की, लेकिन इसके बावजूद भी इस सीट पर कोई फैसला नहीं आ पाया। आखिरकार इस सीट को इसलिए खाली छोड़ दिया गया ताकि यहाँ पर जिसे चुनाव लड़ना है वो अपने दम पर चुनाव लड़े और बीजेपी को इस बात की अच्छे से जानकारी है कि यदि उनके कार्यकर्ता चुनाव जीत कर आता है तो वो बीजेपी का ही कार्यकर्ता कहलाया जाएगा और उसका स्वागत बीजेपी करेगी, यानी कि यहाँ पर बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन यदि बीजेपी किसी एक प्रत्याशी को समर्थन देती है तो इनके अन्य कार्यकर्ता पार्टी से नाराज होकर छटक सकते हैं, जिसका नुकसान आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। आपदा को देखते हुए चुनाव के लिए कंटीजेंसी प्लान बनाएं ताकि चुनाव के दौरान बारिश या मार्ग बाधित होती है तो उस दौरान पोलिंग पार्टियों और मतदाताओं का आवागमन बाधित न हो। साथ ही मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद पोलिंग पार्टियां सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं। बारिश या फिर सड़क बाधित होने के कारण पोलिंग पार्टियां मतदाताओं और पर्यटकों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। देखिए, माननीय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिलाधिकारियों को इस बारे में समुचित निर्देश दिया गया है और जनपदों से इस बारे में कार्रवाई की जा रही है
जहाँ तक आपदा प्रबंधन की बात है, आपदा प्रबंधन विभाग हर एक प्रकार से, हर एक परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जो गैप्स है उसका एनालिसिस भी कर रहे हैं हम लोग, और हम लोग अपना काम भी कर रहे हैं। जनपदों को भी हमारा निर्देश यही रहेगा कि जो भी माननीय निर्वाचन आयोग के आदेश होते हैं उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई कराएं, और वर्षा के कारण या मानसून खराब होने के कारण या अतिवृष्टि के कारण कहीं भी रास्ता बंद न होने पावे, इसका ध्यान रखें। अवश्य, क्योंकि इस बार जो त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन है वो मानसून में वर्षा काल में हो रहा है, तो इसका हमने विशेष ध्यान रखा है शुरू से ही, और जो संभावित परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को बोला गया है कि वो एक कंटीजेंसी प्लान आपदा के दृष्टिगत निर्वाचन के लिए बनाएंगे, जिससे कि अगर वर्षा होती है या अतिवृष्टि होती है तो उसमें जो हमारे मतदान पार्टियां हैं उनका आवागमन बाधित ना हो, मतदाताओं को आवागमन बाधित ना हो, और जब संपन्न हो जाता है निर्वाचन तो सभी मतदान दल सुरक्षित अपने जो गंतव्य स्थान है वहाँ तक पहुँच जाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए अपने समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, और भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर हर चुनाव को लड़ती है। हमारी डबल इंजन की जो सरकार है, चाहे हम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी केंद्र सरकार की बात करें या प्रदेश की आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार की बात करें, हमारी डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड राज्य को विकास की दृष्टि से बोलें या हर दृष्टि से बात करें, उत्तराखंड राज्य को देश और दुनिया में एक नई पहचान देने का काम किया है। वहीं पंचायत चुनाव की 358 में से 39 सीटों पर समर्थित प्रत्याशी न घोषित करने को लेकर हमने बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन से बात की, तो उन्होंने इन सीटों पर समर्थित प्रत्याशी घोषित न होना पार्टी की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा बताया। कमलेश रमन का कहना है कि प्रदेश की सभी सीटों पर भाजपा के कार्यकर्ता ही जीत कर आएंगे, इसको लेकर वो पूरी तरह से अस्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है वो पार्टी की स्ट्रेटेजी है, और जो भी यहां पर जीत कर आएगा वो बीजेपी का ही होगा, और बीजेपी इसका पुरजोर तरीके से स्वागत करेगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है। देखिए, जिला पंचायत के चुनाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जहां पर हमने अपनी ओपन सीटें रखी हैं वो भी हमारी रणनीति का एक हिस्सा है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है, सब जगह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत करके आएंगे, और जहां पर हमने ओपन छोड़ी है वो भी जीत करके आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रत्याशियों को जिता करके लाएगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जगह जगह अपने केंद्र की और राज्य की योजनाओं को पहुँचाने का काम किया, क्योंकि कार्यकर्ता और संगठन में जिस तरीके का तालमेल भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, मुझे लगता है कि हम जिला पंचायत के चुनाव तमाम उन सीटों पर हम जीतने जा रहे हैं, और हमारा कार्यकर्ता वहां पर लोगों के बीच में लगातार बना हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा जीत करके हमारी सीटें यहां पर पहुंचेंगी और हमारा परचम लहराएगा जिला पंचायत के चुनाव में। पंचायत चुनाव को लेकर के बड़े बड़े दावे कर रही थी, और पहले तो पंचायत चुनाव में जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी, इसीलिए पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वहां पर प्रशासक बिठाने का उन्होंने काम किया। जब माननीय हाईकोर्ट का डंडा चला, विपक्ष ने सरकार को घेरने का काम किया, तब जाकर के अब पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी तो लोकतंत्र में हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, और हमने अपने जिला पंचायत सदस्यों की अधिकांश लिस्टें भी जारी कर दी हैं, और भारतीय जनता पार्टी अभी तक जो है अपनी पूरी लिस्टें भी जारी नहीं कर पाई है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहले कह रहे थे कि हम ग्राम प्रधान स्तर तक भी जो है पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ाएंगे, अब वो जिला पंचायत में ही जो है लिस्ट जारी नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे आप भाजपा के खोखलेपन का अंदाजा लगा सकते हैं। ये केवल बयानों में अपनी मजबूती जताते हैं। इस मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। इस बीच 24 से 28 जुलाई को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत मतदान होना है, जिस दौरान भारी बारिश और पर्वतीय क्षेत्रों में बनी आपदा की स्थिति एक बड़ी चुनौती बन सकती है, जिसके चलते राज्य निर्वाचन आयोग और आपदा प्रबंधन विभाग ने चुनाव को लेकर रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं, ताकि बिना प्राकृतिक व्यवधान के चुनाव कराया जा सके। आपको बता दें कि 28 जून को जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार 24 और 28 जुलाई को मतदान होना है, साथ ही 31 जुलाई को मतगणना होनी है।
वर्तमान समय में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बनी स्थितियों के चुनाव करना शासन प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग भी इस बात को मान रहा है कि मानसून में चुनाव करना चुनौती है, जिसके चलते सभी जिलाधिकारियों और आपदा प्रबंधन को व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।